करंट इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहले मैं इसी को डिफाइन कर देता हूँ, इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट? कल वाली आईडी पे होनी चाहिए क्लास, क्यों? अरे वो सब अभी तो होगी ना स्टार्ट, जिस पे भी हो रही है इस पे बात करो अभी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, देखो ज्यादा बात करने की जगह सिंपल सी बात है, कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया आपको सबको पता है कि द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, ये ध्यान रखना, किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से क्यू चार्ज टी टाइम में ट्रांसफर होता है तो करंट कितनी होगी? आई इक्वल टू क्यू बाई टी, राइट। बट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको देता हूं। आप यहां से निकले और उसके बाद मतलब 1 बजे, 1 बजे आपकी क्लास ओवर होती है और आप अगर 2 o'clock पे पहुंचते हो, 2 o'clock पे पहुंचते हो और पापा वहां जाने पे पूछते हैं कि किस स्पीड से आए हो, तो वो कौन सी स्पीड होगी? आपकी स्पीड रेगुलर चेंज होगी, यहां से बाहर निकलोगे स्पीड कम होगी, हाईवे होगा कहीं जाने में तो स्पीड लार्ज होगी, कहीं भीड़ भाड़ या क्राउडेड एरिया आ गया तो वहां पे आपकी स्पीड कम होगी। तो फिर कौन सी स्पीड पापा पूछेंगे? तो एवरेज स्पीड। वहां जाने पे एक ऐसी स्पीड बताओगे कि इसी स्पीड से रेगुलर आता तो एवरेज होती, ठीक। अब 11 o'clock यहाँ से निकले थे, 1 या 2 पे निकले थे, 11:30 पे पापा का फोन आता है कि गाड़ी की स्पीड बताओ, तो एग्जैक्ट वो कौन सी होगी? पहले मैग्नेटिज्म, ऐसे नहीं है, पहले सीक्वेंस से चलेंगे। कौन सी होगी वो स्पीड? इंस्टेंटेनियस। किसी पर्टिकुलर टाइम्स पे जो बताओगे वो होगी इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो अब यही चार्ज फ्लो हो रहा है, अब मैं इंटरवल्स ऑफ टाइम की बात कर रहा हूं। किसी चार्ज को फ्लो होता है तो इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी कि 1t = 2 सेकेंड टू t = 5 सेकेंड या 10 सेकेंड, जो भी इंटरवल्स ऑफ टाइम होगा, तो उस केस में कौन सी करंट फाइंड होगी? एवरेज करंट। ध्यान रखना, आई एवरेज और आई एवरेज की बात करोगे तो एवरेज करंट कितनी, क्या आ जाएगा फॉर्मूला? डेल्टा क्यू। फॉर्मूला तो वही है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू का मतलब पहले क्या फाइंड करोगे? Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। इसका मतलब क्या होगा बेटा? वेरिएबल फॉर्म में दिया होगा, कहीं भी Q दिया होगा तो कैसे देगा? 3t² प्लस 2t या 4, ठीक है। इसमें t इक्वल टू बोलेगा 4 सेकंड से 5 सेकंड या 2 सेकंड से 4 सेकंड, तो t2 टाइम पे जो चार्ज फाइंड होगा वो तो Q2 है, t1 टाइम पे जो चार्ज फाइंड होगा वो Q1 और t2 माइनस t1। ये तो एवरेज हो गया। और इंस्टेंटेनियस करंट की बात करोगे तो dq बाई dt, ये भी करंट का फॉर्मूला है। फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ चुके हो q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन होंगे तो कौन सा फॉर्मूला लोगे करंट का? I इक्वल टू एन ई बाई टी, यही होगा। और E बाई टी या नंबर, एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, 1 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, तो उस केस में अपन क्या लेते हैं? रिवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम। और वो क्या होती है रिवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम? रिवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, होती है ना पर यूनिट टाइम। तो उस केस में भाई ये E बाई टी है, तो उस वाले केस में इसी फॉर्मूले को अपन किस फॉर्म में चेंज कर देते हैं? ई टी की फॉर्म में। ई टी इज पर यूनिट, टी क्या? फ्रीक्वेंसी, 1/t, एफ हो गया, यानी कि फ्रीक्वेंसी। ये केस कब काम आएगा? जब रिवोल्यूशंस की बात होगी, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। एक और फॉर्मूला इसी केस में, वो खैर आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं रखो और सॉल्व करके लाना चाहो तो ला सकते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r with velocity v. An electron revolve in a circular orbit of radius r with velocity v. Then find out the current is, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है तो कितना होगा? EV अपॉन 2πr। इस वाले केस में वैसे ला सकते हो I इक्वल टू क्यू बाई टी होगा, क्योंकि वैल्यू एन ई, एन इलेक्ट्रॉन दैट इज ओनली ई, और टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी? 2πr और स्पीड v, तो v कहाँ चला गया? ऊपर। तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये किसके हैं? करंट के। कोई सा भी फॉर्मूला आपने यूज हो सकता है। अब बात करें करंट, वेक्टर या स्केलर। पहले यूनिट की बात कर लो, यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ करंट कूलॉम पर सेकंड लोगे, उसी को क्या नेम देते हैं बेटा?
एम्पियर। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं करंट वेक्टर या स्केलर? स्केलर एक का वेक्टर। देखो करंट की डायरेक्शन होती है वैसे, मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा। करंट कहां से कहां फ्लो होती है? हाई पोटेंशियल टू, या ये भी कहते थे अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इन दी डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो वेक्टर हुई है स्केलर। हाँ स्केलर है। ध्यान रखना करंट क्या है? स्केलर। अब स्केलर होने का मतलब ये वैसे तो टेंसर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? टेंसर। और टेंसर वो जो ना तो स्केलर है ना वेक्टर है। बेसिकली ये वेक्टर ही, मतलब रूल रेगुलेशन की बात करो तो वेक्टर को कैसे डिफाइन कर देते हैं? दोज क्वांटिटी विच हैज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। करंट ऑल्सो हैज बोथ क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बट इट नॉट फॉलो द रूल्स या लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। यानी कि वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, आपने वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में देखा होगा तो क्रॉस एंड डॉट ये उसके रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करती। तो फिर उन्होंने क्या कर दिया, आप घर पे रहते हो, घर वालों के रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वो भग जाए आगे। भाई थोड़े दिन तो बर्दाश्त करेंगे, सुधारने की कोशिश करेंगे, नहीं सुधर रहा है तो भग जाए। तो उन्होंने क्या कर दिया, उनके रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रही थी तो आउट। आउट करने का मतलब ये, अब ना तो वेक्टर हुई, वेक्टर वालों ने तो भगा दिया, तो ये क्या हो गई? टेंसर क्वांटिटी। मतलब प्रॉपर स्केलर भी नहीं है, होती टेंसर है, लेकिन टेंसर को 99% किस में काउंट किया जाता है? स्केलर में, क्योंकि उसके रूल रेगुलेशंस की बात करें तो वो स्केलर के रूल रेगुलेशन को फॉलो करती है। तो करंट क्या है होने में, इसके बाद डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, बट ये स्केलर क्वांटिटी है। और डायरेक्शन की बात करें तो पॉजिटिव मतलब हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, या अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इन दी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, तीनों दे सकते हैं डायरेक्शन। यहां तक कोई डाउट? इसके ये न्यूमेरिकल अभी मैंने बोल ही दिए, अभी न्यूमेरिकल छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं, ये तो आप कर लेना, इनमें कोई ऐसा कुछ न्यूमेरिकल नहीं, फॉर्मूले बेस। भाई एवरेज ये दिया हुआ है, एवरेज निकालना है तो पहले क्यू में जो भी टी इक्वल टू मान लो कहां दिया हुआ है 2 सेकेंड टू टी इक्वल टू 5 सेकेंड। तो पहले टी इक्वल टू 2 रख दो, टी इक्वल टू 5 रख दो, फिर जो भी आएगी वैल्यू 5 वाली माइनस 2 वाली अपॉन 5 - 2, ये सोल्व कर दोगे। इंस्टेंटेनियस निकालनी है, मान लो कभी वो ऐसे बोल दे टी इक्वल टू 2 और 5 की जगह ऐसे दे दे टी इक्वल टू 2 एंड टी इक्वल टू 5 एंड ये, तो ये कोई पर्टिकुलर टाइम हो गया। पर्टिकुलर टाइम का मतलब एक बार टी इक्वल टू 2 पे निकालनी है और एक बार, तो ये तो क्यों दिया हुआ है, आपको आई लाना पड़ेगा, तो इसका क्या कर दोगे? डिफरेंशिएशन। और फिर जो इक्वेशन आएगी वो होगी करंट की इक्वेशन, और उस करंट की इक्वेशन में वन टाइम यू प्लेस टी इक्वल टू 2 एंड अदर सेकेंड टाइम टी इक्वल टू 5, जो आंसर होगा वही आंसर होगा। ठीक है, ये तो करंट से रिलेटेड बात हुई। अब बात करता हूं मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मेन टॉपिक पहले ले लेते हैं। ड्रिफ्ट ये बोर्ड में बहुत सी बार पूछी जाती है, क्योंकि करंट तो क्या है 10th का टॉपिक होता है, बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखो यहां ध्यान दो, कुछ भी नहीं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट देता हूं आपको, उससे सब समझ में आ जाए। ये कोई भी कंडक्टर है आपके, आयरन, आप टेबल पे बैठे हो, आयरन की टेबल है, जो भी घर पे टेबल पे बैठा होगा उसके नीचे ऊपर वुड की होगी तो नीचे आयरन की रोड लगी होगी। आयरन कंडक्टर है या इंसुलेटर? कंडक्टर। उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं होंगे? और फ्री होगा तो चुपचाप थोड़ी बैठ रहा होगा, वो तो मूव करेगा। और डेफिनेशन क्या थी करंट की? द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में फ्लो कर रहा है, टेबल के हाथ लगाओ अब करंट आ रहा है, तो क्यों नहीं आ रहा? फिर डेफिनेशन तो यही है भाई। करंट की डेफिनेशन क्या थी? फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज फ्लो हो रहा है तो करंट आना चाहिए भाई, कम नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्यों क्रिएट नहीं हुआ? फ्लो तो हो रहा है चार्ज, चार्ज फ्लो हो रहा है, तो फिर क्या रीजन है कि करंट नहीं आया? वहां से दो तार लगाओ टेप प्लग में और इसके टच कर दो और फिर हाथ लगाओ। देखो होता क्या है, मेन सब कुछ वही है। फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन चुपचाप नहीं बैठेगा, जो फ्री हो चुपचाप नहीं बैठता, वो तो दौड़ेगा इधर उधर, क्योंकि वो फ्री है। और फ्री माइंड शैतान का, वो मस्ती करेगा ही करेगा। तो ये क्रॉस है, एक कंडक्टर है, इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन से उठा वो मूव कर रहे होंगे,
लेकिन जब तक आप इस पे कोई एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट नहीं करते, ये इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं वो रेंडमली मूव करते हैं। एक इधर जा रहा होगा, एक इधर जा रहा होगा, एक ऊपर जाएगा तो एक नीचे आ रहा होगा, कहीं पे भी रेंडमली। तो इनके रिजल्टेंट वेलोसिटी की बात करोगे तो वो कितनी होती है? 0। भाई 10% से 10% एक इधर दौड़ गया, एक इधर दौड़ गया, एक इधर दौड़ गया, तो उनकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस केस में तो उनकी रिजल्टेंट वेलोसिटी 0 आ रही है। अब मैं यहाँ पे कंडक्टर पे कहीं पे भी मैंने कहा प्लग, वहां से टीप से प्लग पे वायर लगा के यहाँ कनेक्ट कर दो, तो आपने क्या कर दिया? एक फिक्स्ड, भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो आप इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव चार्ज मूव अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, चैप्टर नंबर 1 में बात कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहे होंगे? अब जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो इधर मूव कर रहे हैं, तो कुछ रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी। अब रिजल्टेंट क्या, जैसे मैं अकेला पर्सन कहीं रनिंग करवाता है, मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दौड़ रहा हूं, तो मेरी जो स्पीड होगी वही टोटल स्पीड होगी। अब 10% रनिंग कर रहे हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी होंगी। 10% है, डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से बाद एक ही डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी उनकी? एवरेज। यही होगा ना, कोई ज्यादा से दौड़ रहा होगा, कोई कम से दौड़ रहा होगा, मैं उनकी रिजल्टेंट वेलोसिटी की बात करूंगा तो एवरेज। तो फिर इसकी कब? इन द इलेक्ट्रिक फील्ड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। तो डेफिनेशन सिंपल सी डेफिनेशन, in the electric field the average velocity of the free electrons, in the electric field the average velocity of free electrons, कहां तक दिख रहा है? यहां तक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, is called drift velocity, VD। ठीक, वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब इसमें फॉर्मूला लगा है, तो मैं चलो छोटा सा डेरिवेशन कर देता हूँ, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिखता। एक फॉर्मूला तो F इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे चार्ज फोर्स अप्लाई हुआ तो क्यू ई होता है, और क्यू की जगह यहाँ कौन है? इलेक्ट्रॉन, तो माइनस ई ई, तो यहां से तो ए आ गया कितना? माइनस ई ई अपॉन एम। यही आया बाई इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। सेकंड बात करें अपने पास v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस। तो v तो कौन सी? फाइनल वेलोसिटी, और वो फाइनल क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। रिजल्टेंट कितनी है? 0 टेंस टू ये 0। a वैल्यू कितनी? माइनस ई ई अपॉन एम, और t को अपन लिखते हैं बेटा यहाँ पे टो। टाउ क्या है यहाँ पे? रिलैक्सेशन टाइम। ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ये यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रनिंग कर रहे हैं, तो कोलाइड तो होंगे। अब कोलाइड होंगे तो एक कोलिजन और अदर कोलिजन के बीच का कुछ टाइम पीरियड, तो ये डेफिनेशन की बात करें, इट इज द टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। वो डायरेक्ट को इस नाम से देगा, रिलैक्सेशन टाइम के नाम से। तो आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाता है? माइनस ई ई टो अपॉन एम। एक फॉर्मूला तो ये आया, और एक आपको पता है v इक्वल टू कितना होता है? ईडी। इससे कल वाले चैप्टर में बात की थी कैपेसिटेंस में, मतलब पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन। तो ई का फॉर्मूला कितना आ जाएगा? v बाई ये डी मानो या इसकी लेंथ l मान लोगे, तो d डिस्टेंस थी, वहां पे ये किस में चेंज हो जाएगी? l में, तो v बाई एल। ये क्या है? वैसे ये रिलेशन लोगे तो नेगेटिव में आता है, माइनस डीवी अपॉन डी आर, तो ये माइनस उसमें चला जाएगा बेसिकली। तो यहीं से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला हो जाता है ई वी टो अपॉन एम एल। ये पोटेंशियल है, ध्यान रखना, वेलोसिटी नहीं है। इस वाले केस में ये क्या है? पोटेंशियल। तो बेसिकली अभी तो दो रिलेशन आए अपने पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ई ई टो अपॉन एम, और एक होता है वीडी ई वी टो अपॉन एम एल। ये दोनों ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्म में। कोई डाउट?
हाँ बेटा, हाँ हाँ, अभी उधर लिखा हूँ, चलो अभी तो बच रहा है, यहाँ तक दिख रहा है अभी तो, ठीक है। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, व्हाट इज द करंट डेंसिटी? करंट पर यूनिट एरिया, कौन सा एरिया? क्रॉस सेक्शनल एरिया। कोई भी ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, यहाँ से करंट फ्लो हो रही है, ये एरिया ए, तो यहाँ पे जे इक्वल टू कितना होगा? आई बाई ए। ये तो ठीक है, बट मैंने इस एरिया को टिल्ड कर दिया है ऐसे, ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? करंट ऐसी जा रही है, ये होगा एरिया वेक्टर? अरे होगा नहीं होगा, इनके बीच में थीटा एंगल है, तो अब क्या, अब भी यही फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला, ये इसका कंपोनेंट करंट की डायरेक्शन में लोगे तो क्या आएगा? ए कोस थीटा। तो ध्यान रखना करंट डेंसिटी इस केस में दिख रहा है ना, आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ए कोस थीटा। तो आई का फॉर्मूला यहां से निकालना तो जे ए कोस थीटा आया, तो वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे तो जे वेक्टर फॉर्म है, ध्यान रखना, डॉट ए वेक्टर कोस थीटा है, तो क्या लगेगा? डॉट प्रोडक्ट। यहां से भी पता लग रहा है करंट क्या है? स्केलर, क्योंकि जब भी डॉट प्रोडक्ट आएगा जो क्वांटिटी है वो स्केलर होगी। इसकी यूनिट, करंट डेंसिटी की यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये वेक्टर क्वांटिटी है, करंट डेंसिटी क्या है? करंट डेंसिटी क्या है? तो डायरेक्शन कहाँ होगी? इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन में ही करंट डेंसिटी की डायरेक्शन एज्यूम करते हैं, ठीक है। कोई डाउट? अब ले लो फोटो वगैरह, क्योंकि अब जगह नहीं बची। बात करेंगे ओम्स लॉ, जो आपने 10th में पढ़ रखा है। क्या होता है ओम्स लॉ बेटा? ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। क्या ये ऑलवेज फॉलो होता है रूल्स या कुछ कंडीशन? मैं बात करूं ये ओम्स लॉ टॉपिक, तो ओम्स लॉ, ठीक है। ये कोई भी कंडक्टर है अपने पास, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए, लेंथ इज एल, टेम्परेचर टी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं इधर दौड़ रहे होंगे, कितनी वेलोसिटी से? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। खैर इतना काम आएगा नहीं यहाँ, लेकिन ये पूरा एक डायग्राम हो गया नॉर्मल तरीके से, ठीक है। अब बताओ, ओम्स लॉ में आप लिखते हो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, क्या ये ऑलवेज फॉलो होता है या कुछ कंडीशन है? हाँ, इस रिलेशन को लाने के लिए ए क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड टेम्परेचर, ये क्या लेने होंगे आपको? कांस्टेंट। फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट होगी तभी ये रिलेशन प्रूव होगा, अदरवाइज प्रूव नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ 10th क्लास में तो डायरेक्टली पढ़ते हो, लेकिन ये ध्यान रखना क्योंकि ये चेंज होने पे करंट चेंज होता है। अब वो क्यों चेंज होता है अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो यहाँ से V इज डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इफ ALT यानी क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ ऑफ कंडक्टर, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनल को रिमूव करोगे तो R इक्वल्स टू V बाई I। R क्या है यहाँ पे? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। इसकी यूनिट ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम। यहां तक तो सबको ही पता है। जो अपने मेन क्वेश्चन आता है वो ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन काम का है। एक कर्व तो होता है I और V में, तब भी यहाँ पे स्लोप भाई दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कर स्लोप कैसा आएगा? मतलब जो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। मैं इसको V और I में लूं तब भी ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट आएगा, नहीं आएगा? कोई डाउट? बट R की बात करें तो R की वैल्यू चेंज हो जाती है। एक ग्राम में 1/R आता है, क्योंकि बहुत सारे होते हैं, यहाँ टेम्परेचर दिया होगा T1 एंड T2, वो पूछेंगे विच टेम्परेचर इज हायर, विच टेम्परेचर इज हायर। अभी मैंने टेम्परेचर की कंडीशन नहीं बताई, इसलिए वो नहीं बताया, अभी वो भी बात करेंगे। अभी मैं जनरल पूछ रहा हूँ, इस वाली कंडीशन में स्लोप लोगे तो ये होगा। स्लोप का मतलब कितना होगा? M, और M का मतलब होता है tan थीटा, और tan थीटा का मतलब ये सामने वाली
करंट है परपेंडिकुलर टू दी बेस, ये होता है ना डेल्टा आई अपॉन डेल्टा, क्योंकि सामने करंट है और नीचे पोटेंशियल है। तो आई अपॉन वी क्या होगा 1/r। तो इस वाले केस में जो फाइंड होता है कर्व पे डिपेंड करता है, वो आई वी कर्व है तो 1/r फाइंड होगा, और वी आई कर्व है तो क्या फाइंड होगा स्लोप के थ्रू एम, मैं डायरेक्ट लिख दूं, ये फाइंड जो होगा वो होगा आर। इससे क्या इफेक्ट होगा अभी थोड़ी देर में देखना, आंसर जस्ट अपोजिट आ जाते हैं। आंसर ये वाला कर्व दिया है तो वो बोलेगा T1 इज ग्रेटर देन या T2 इज ग्रेटर देन, तो इस कंडीशन में जो आंसर होगा, ये ग्राफ दिया हुआ है तो उसका जस्ट आंसर रिवर्स होगा। वो क्यों होगा अभी देखना। अब इसकी डिपेंडेंसी की बात करें तो वहां से आ जाएगा क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब ये तो मेन था ही सही, ये एम है। इसकी डिपेंडेंसी की बात करें तो आर किस पर डिपेंड करता है, आर पहले तो डज नॉट लिख देता हूं, डज नॉट डिपेंड्स किस पे, इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता। कल की तरह ये दोनों किस पे डिपेंड है बेसिकली, ये कांस्टेंट लिए तभी तो आया ना, तो ये भी किस पे डिपेंड है इन पे। इनमें कोई भी क्वांटिटी चेंज होती है तो ये चेंज हो जाता है, तो ये आर जो है वी एंड आई पे डिपेंड नहीं करता। आर डिपेंड किस पे करेगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द मीडियम, या मीडियम डायरेक्ट लिख दो। मीडियम का मतलब सिल्वर की हाईएस्ट कंडक्टिविटी होती है, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सबकी अलग अलग होती है, तो वो एक मीडियम पे भी डिपेंड करेगा। अब मैं यहाँ पे बात करूं तो इनके साथ क्या क्या रिलेशन होता है, आर लेंथ के साथ क्या रिलेशन होगा। मैंने कोई भी कंडक्टर है, ये इसकी लेंथ जस्ट डबल की तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाए, मतलब कम होगा या ज्यादा होगा वो पूछना है। आप यहाँ से चल रहे हो 10 स्टूडेंट है, इतने से में दौड़े 10 टाइम्स या 8 टाइम्स कोलिजन हुए, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कर दी तो और ज्यादा कोलिजन होगा। तो फिर आर के साथ ये क्या होगा, आर इंक्रीज, लेंथ इंक्रीज होने पे आर भी इंक्रीज हो रहा है, दैट इज आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करें, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया है, एरिया नहीं है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये ध्यान रखना। यहां से 10 इलेक्ट्रॉन सेंटर हो रहे थे, मैंने इसका एरिया जस्ट डबल कर दिया, पहले 10 माइन ही रहे थे एक दूसरे से। इस दरवाजे से मैं कहूँ 10 स्टूडेंट वन टाइम एक ही टाइम में अंदर आओ तो क्या होंगे, वो एक दूसरे से कोलाइड होंगे बहुत ज्यादा। इसका एरिया जस्ट डबल कर दो, अब वो नहीं 10 स्टूडेंट को आओगे तो इजीली आ जाएंगे, यानी कि एरिया इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम। तो आर ए के साथ क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और टेम्परेचर के साथ, ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस और थर्ड, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। समझे, होता यही है बेसिकली, लेकिन यहाँ उल्टा केस होता है। कंडक्टर, कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स लार्ज क्वांटिटी में, यहाँ पे 50 जने इस रूम में एक साथ, जैसे छुट्टी होगी 50 एक से साथ दरवाजे से निकालो, मतलब छुट्टी हुई तो उनमें एक एनर्जी आ जाती है बाहर जाने की, तो सारे के सारे बाहर जा रहे हैं, या मैंने किसी भी एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू उनको एनर्जी प्रोवाइड की तो एनर्जी आ गए, एक्साइटेड मोड में हो गए सबके सब। कहीं भीड़ भाड़ इलाका है, कहीं क्यू में चल रहे थे मान लो, और उनको एनर्जी दे दी, एनर्जी देने के बाद कहती कि बॉम्ब है यहाँ पे, तो वो सारे क्या होंगे, एक साथ दौड़ेंगे, दौड़ेंगे तो उनमें कोलिजन ज्यादा होगा। पहले क्यू से चल रहे थे आराम से, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक का टर्न आ रहा था, निकल रहे थे, बट उन्होंने को एनर्जी प्रोवाइड कर दी कि एक बॉम्ब है यहाँ पे, तो जो चुपचाप बैठा होगा वो भी जोर से भागने लगेगा और वो एक दूसरे से कोलिजन ज्यादा होगा। कोलिजन ज्यादा होगा तो फिर रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, बट किस केस में, कंडक्टर, यहाँ कंडक्ट करंट किस में फ्लो होगा, कंडक्टर में। तो ये कंडीशन कंडक्टर की, किसकी कंडीशन, कंडक्टर। अपने सेमी कंडक्टर भी है, यदि सेमी कंडक्टर ऑप्शंस में मिले जिनके एग्जांपल होते हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, वो टर्म 2 में ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर वाला पार्ट, लेकिन यहाँ पे यदि कंपेयर करने से रिलेटेड या कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे दे सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो वो सेमीकंडक्टर मटेरियल है, यानी कि उनमें एनर्जी प्रोवाइड, ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होते, बट एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कंडक्टिविटी, अब वो इस रूम में मेरे को 50 इलेक्ट्रॉन है, या 50 की जगह 10 ही बच्चे बैठे हुए हैं, या 5 ही बच्चे बैठे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम है वहां में,
मैं कहता हूँ इसमें चूहा आ गया या सांप आ गया, जो भी आ गया, तो आराम से वो इजिली भगते हुए निकल सकते हैं, कोलिजन कम होगा। लेकिन 50 बच्चे और कहो कि एनर्जी दे दो कि इसमें चूहा आ गया, भगेंगे तो एक दूसरे से कोलाइड होंगे, एक दो तो दबी जाएंगे। तो वो कोलिजन का जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करने पे कोलिजन बढ़ा, दैट इज रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ। कम इलेक्ट्रॉन है, आपने एनर्जी प्रोवाइड की तो इजीली बाहर भाग जाएंगे वो तो जल्दी से। तो फिर उस केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? तो ये सेमीकंडक्टर वाली कंडीशन है, ये भी होती है, ये सही कंडीशन है वैसे नॉर्मल देखा जाए तो। लेकिन ये कब? सेमीकंडक्टर, जहां पे फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं तो एनर्जी प्रोवाइड करने पे वो इजीली चल जाते हैं। अभी तो बात किसकी होगी? इस वाली कंडीशन की, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कहा था न्यूमेरिकल पे आ जाओ, इसकी कंडीशन फॉलो करेंगे न्यूमेरिकल। यहाँ पे दो टेम्परेचर दिए हुए हैं T1 एंड T2। वो पूछता है विच इज हायर, ये T1 है, ये T2। इसी केस में ये T1 है और ये T2 है। देखो ग्राफ ग्राफ का खेल है। वो पूछे विच टेम्परेचर इज हायर, पहले फर्स्ट कंडीशन में T1 या T2? इसमें T2 हायर होगा, इसमें T1, क्योंकि देखो यहाँ रेजिस्टेंस के साथ स्लोप क्या है, इसका स्लोप मान लो θ1, θ1 वन वाले का θ1, टू वाले का θ2। स्लोप किसका? θ1 इज ग्रेटर देन, इस वाले केस में यही है, θ1 इज ग्रेटर देन θ2। और स्लोप से यहाँ क्या फाइंड हो रहा है? 1/r। तो ये कितना होगा? R2 इज ग्रेटर देन, क्योंकि 1 में तो 1 के साथ 2 का रिलेशन होगा। R और T एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो T2 इज ग्रेटर देन, इस केस में तो ये होगा। लेकिन ये ग्राफ दिया है तो वो जस्ट अपोजिट आएगा आंसर। बस ये बताना चाह रहा हूँ, ये ग्राफ किस में दिया हुआ है ये इंपॉर्टेंट है वहां, क्योंकि दोनों ग्राफ दे देता है वो, कभी ये दे देता है कभी। तो फिर ध्यान रखना है आपको, ऐसे नहीं कि रट के जाओ कि T2 ग्रेटर होगा और T2 ही लगा दो, तो वो होता है बहुत सी बार डायरेक्ट होता है, लेकिन वो डायरेक्ट ध्यान मत रखना। ये तो अब T1 इज ग्रेटर देन हो जाएगा, यहाँ पे T2 था। ठीक है, यहां से अपन आगे बढ़ते हैं। इधर वाले को जाने दें। यहां से अपने पास ये दोनों रिलेशन को यूज लें तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L एंड A। ठीक है, तो यहां से R कितना हो गया? L/A। तो R इक्वल्स टू, इसको रिमूव करोगे तो डेंसिटी, रेजिस्टिविटी नाम देते हैं यहाँ पे, L/A। तो रो L/A, तो रो का फॉर्मूला कितना हो गया? RA/L। और ये रो क्या है? रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसका नाम ये वाला भी ध्यान रखना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्योंकि इसके नाम से पूछ लिया एक दो बार। तो वो रेजिस्टिविटी तो 80% को मतलब क्या सबको ही याद होगा, बट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 30% को याद रहता है कि रेजिस्टिविटी ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ध्यान रहे, है ना। जो डिपेंड किस पे करेगा बेटा? क्या R, A, L इन पे डिपेंड करेगा? नहीं करता, ए और एल पे नहीं करेगा, किस पे करेगा? टेम्परेचर पे और मीडियम पे। किस पे डिपेंड करती है? रो, रो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मीडियम। ठीक है, नेचर ऑफ दी मीडियम, इन दोनों पे डिपेंड नहीं करेगा। रो डज नॉट डिपेंड्स किस पे? ए एंड एल। इसको डिफाइन करने के लिए, वैसे कि अभी तक तो डिफाइन नहीं हुआ है, डिफाइन करने के लिए आप ऐसा ले लेते हो A इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर और L इक्वल्स टू 1 मीटर। तो उस केस में रो इक्वल्स टू R हो जाता है। डिफाइन कर सकते हो कि A क्रॉस सेक्शन एरिया इज 1 मीटर एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 1 मीटर, 1 मीटर स्क्वायर एंड 1 मीटर, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। इसकी यूनिट ऐसा यूनिट ओम मीटर। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, लॉजिकल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। इफ अ कंडक्टर लेंथ इज L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज A, ठीक है,
which resistivity is rho. If we increase the length and get its double, if we increase the length and get its double, then resistivity is कितनी होगी फर्स्ट के रेस्पेक्ट में? नो चेंज। हाँ ध्यान रखना, बहुत सारे वो देखो आंसर आई गया, मैं कह रहा था ऐसा आंसर ना दे। अरे फॉर्मूले में मैं मानता हूं R/L, लेकिन एक ये भी लिखा है नहीं ये, ठीक है? नॉट चेंज, एल पे चेंज ही नहीं करती रजिस्टिविटी भाई, तो वो चेंज नहीं होगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ये। रेजिस्टेंस की नहीं पूछा मैंने, रजिस्टिविटी की पूछा है। रेजिस्टेंस तो लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस की बात नहीं करी मैंने, रजिस्टिविटी की बात करी है। वो तो उस पर डिपेंड करेगा, तो वो तो एन स्क्वायर टाइम्स हो जाता है, मतलब एन टाइम्स होगा एक में तो, और आर चेंज करते हुए एरिया तो एन स्क्वायर टाइम्स चेंज हो जाता है, वो कंडीशन अलग है। वो रेजिस्टेंस की है, रजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन है, और जल्दबाजी में फॉर्मूला याद रहता है, ये पॉइंट याद नहीं रहता, तो 80% स्टूडेंट जल्दबाजी में मिस्टेक करते हैं उसको, क्योंकि लेंथ को डायरेक्ट देखते हैं, फॉर्मूले में पुट करते हैं, डबल करते हैं, आंसर ले आते हैं, जबकि लेंथ के साथ उसका कोई लेना देना ही नहीं है, तो आंसर वही होगा। ठीक है, यहां तक तो बात की अपन ने, ओम्स लॉ की ये बात हुई। ओम्स लॉ के बाद में एक टॉपिक आता है अपने पास, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या रिलेशन होता है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा अभी तो, रिलेशन दिख ही नहीं रहा होगा, एक दिख रहा है, दिख रहा है, रिलेशन बिटवीन करंट यानी कि I एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD कितना होगा बेटा? अभी तो डायरेक्ट बोलूंगा मैं, क्योंकि पूरे टॉपिक की तो बात नहीं कर सकते। कोई भी ये कंडक्टर है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, वही पूरा डायग्राम ऊपर वाला, लेंथ ऑफ द L, क्रॉस सेक्शन एरिया A, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो क्या रिलेशन आएगा? I इक्वल टू NaVDE, ध्यान रखना, I इक्वल टू NaVDE। नावेद के नाम से ध्यान रख लेना, मैं भी नावेद से ध्यान रखता हूँ, तुम कोई और ट्रिक बनाओ तो अलग बात है। नावेद, जब भी कोई बड़े फॉर्मूले होते हैं तो ट्रिक बना लिया करो, अदरवाइज फिर कभी ना कभी कोई ना कोई क्वांटिटी एक भी चेंज होगी तो पूरे फॉर्मूले की बैंड बच जाएगी। ठीक है, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी एन भूल गए या ए की जगह आई लिख दिया, जो भी लिखो तो वो सब कुछ गड़बड़। तो ये NaVDE, नावेद। ठीक, ये तो पता ही से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम। जब भी कंडक्टर की बात होगी तो यहाँ लिख लेना, चाहे तो नीचे, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, क्रॉस सेक्शन एरिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, इसके बाद ऐसे एक छोटा सा टॉपिक आता है, मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होती है? मोबिलिटी नाम सुना है कभी? म्यू से लिखते हैं, बोलो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो म्यू इक्वल्स टू VD बाई E। अब VD का फॉर्मूला अभी अभी यहाँ लिखा था, मिटा दिया मैंने, क्या था? E टो अपॉन M था, अरे था नहीं था, और ये E, तो E से E कट गया, तो म्यू का एक और फॉर्मूला आता है E टो अपॉन M। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन की बात करोगे तो मास ऑफ प्रोटॉन होगा, अल्फा पार्टिकल की बात करोगे तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होगा। इसकी यूनिट मोबिलिटी की, यूनिट ऑफ मोबिलिटी, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अरे इतनी का यहाँ से निकालो ना, ये फॉर्मूले से जल्दी से आ जाएगी। VD का मीटर पर सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलम,
तो मीटर कूलम न्यूटन सेकंड, या इसको वोल्ट पर मीटर लेना चाहो तो उससे न्यूटन मतलब मीटर स्क्वायर अपॉन न्यूटन सेकंड हो जाए, न्यूटन कूलम हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है। ये था मोबिलिटी, एक छोटे छोटे टॉपिक। अब मैं छोटे छोटे टॉपिक की बात करें, उनको लिख भी नहीं रहा, बस नाम बोल देता हूँ। कंडक्टेंस क्या होता है? 1/r। कंडक्टिविटी 1/ρ। रजिस्टिविटी का जैसे उल्टा है ना। ये छोटे छोटे। इलेक्ट्रिक एनर्जी 10th क्लास में पढ़िए, क्या होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी? एनर्जी वर्क डन ही एनर्जी होती है। वर्क डन वी क्यू होगा, वी क्यू होगा तो लिख दूं, ये तो देखते रहोगे, फिर लिखूंगा तो लेकिन पूरा ही हो जाएगा। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू वी क्यू और क्यू इक्वल्स टू आई टी, तो वी आई टी। ठीक है, ये एनर्जी पढ़ रहे हैं, वर्क डन मतलब एनर्जी। अब इसकी फॉर्मूला आई की आई यहाँ पे रख दो, वी इक्वल्स टू आई आर रख दोगे तो आई स्क्वायर आर डी हो जाएगा। वी की जगह रखोगे तो आई स्क्वायर आर डी, और आई की जगह रखोगे तो वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। इसकी यूनिट जूल, कॉमर्शियल यूनिट किलोवाट हावर, जिसको यूनिट भी नेम देते हैं। और 1 यूनिट में हाउ मेनी जूल? 3.6 इंटू 10⁻⁶। ध्यान रखना 1 यूनिट या 1 यूनिट में हाउ मेनी जूल, 1 यूनिट बोलो या kWh किलोवाट हावर, जिसमें अपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। उसी में आता ना इलेक्ट्रिसिटी का बिल, अपने कितनी 1 आवर में कितनी एनर्जी कंज्यूम की है इलेक्ट्रिसिटी, वही यूनिट होती है। यूनिट जितनी यूनिट आप कंज्यूम करोगे उसका ही बिल आता है। मतलब बिल उसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट भी एडेड होती है, जैसे पोल मीटर चार्ज वगैरह कुछ। लेकिन मेन बात करें कंजप्शन की, तो वो यूनिट्स के अकॉर्डिंग होती है। और उन सबकी यूनिट्स अलग अलग होती है देखा जाए तो। कोई कॉमर्शियल है, यानी कि कोई भी एक बिजनेस पर्पज के हिसाब से आपने कोई जगह है तो उसकी रेट अलग है। मीटर के बिल के पीछे सब लिखा होता है। ऐसे पावर की बात करोगे, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? वर्क डन अपॉन टाइम, यानी कि पावर होगी वी आई। इसको आई की वैल्यू रख दो या वी की रख दो यहाँ से, तो वैल्यू आ जाएगी। यूनिट होती है वोट। ये 4 छोटे छोटे टॉपिक थे, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर। यहां तक अपन ने खत्म किया। अब एक वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी होती है। क्या होती है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ? वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, जे वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा ई वेक्टर। ध्यान रखना ये भी रिलेशन होता है, कहीं करंट डेंसिटी ही वेक्टर क्वांटिटी है। ये पूरा डेरिवेशन होता है, मैंने डेरिवेशन नहीं किया है, पहले बोल दे रहा हूँ, साफ बोल रहा हूँ, कोई डेरिवेशन नहीं किया है, मैंने डायरेक्ट रिलेशन लिखा है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो दे देता है ई वेक्टर 1/E वेक्टर या ई स्क्वायर। तो फिर डायरेक्ट ध्यान रखना J किसके? ई वेक्टर, यानी ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो ये कहां से आती है? वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ऐसे ही एक होता है टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। क्या? ये तो है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं, फिर उसके बाद मेजर टॉपिक भी हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बैटरी, फिर केवीएल, केसीएल, किरचॉफ लॉ, फिर उसके बाद पोटेंशियोमीटर, वीटी सर्विस, बहुत सारे टॉपिक है। टॉपिक की कोई कमी नहीं है, लेकिन थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा है तो बात अलग है। उसके बाद मैंने अभी बोला टेम्परेचर डिपेंडेंसी, है ना, टी का मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंसी किसकी? रेजिस्टेंस की और रो रजिस्टिविटी दोनों की बात करें तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, बस कांस्टेंट चेंज होता है। कांस्टेंट चेंज होने का मतलब मार कर जैसे दिया, आर टी इक्वल्स टू आर नोट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। आर टी का मतलब टेम्परेचर एट टेम्परेचर टी, रेजिस्टेंस आर, 0 केल्विन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर डिफरेंस, ये टेम्परेचर डिफरेंस, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट आर नोट, 0 केल्विन टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस। तो वो कुछ भी दे देता है, वो देता क्या है? 8 0 केल्विन या 8 30 डिग्री सेंटीग्रेड, जितना भी दे, 10 ओम रेजिस्टेंस एंड 0 केल्विन टेम्परेचर या 3 टेम्परेचर
जो मिनिमम वाला है उस पर रेजिस्टेंस दे देगा, पूछेगा एल्फा, तो एल्फा का यहाँ से आराम से एल्फा निकाल सकते हैं जब ये दिया हो, और इनकी वैल्यू मतलब एल्फा गिवन और इनमें से कोई एक अननोन हो तो वो फाइंड कर सकते हैं। इस टाइप के भी न्यूमेरिकल होते हैं, वो ध्यान रखें। रजिस्टिविटी में यहाँ पे रो टी रो नोट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, जहां रेजिस्टेंस है वहां क्या चेंज हो जाएगा, रजिस्टिविटी। कोई डाउट यहां तक? तो अब आगे के छोटे छोटे टॉपिक लगभग लगभग अपन कवर कर चुके हैं। मेन आई इक्वल टू एन हो गया, ये हो गया, हो गया, हो गया। ठीक है, बात करते हैं ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल। उससे पहले इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे, क्योंकि वो काम आता है, इसी चैप्टर में काम आता है, इसके अलावा कहीं काम नहीं आता। ठीक है, व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस? बैटरी मतलब क्या होगा, एक तो सर्किट अपन कहीं ड्रॉ कर रहे हैं तो सर्किट में बाहर रेजिस्टेंस में तो जाता ही है, उसके अलावा क्या बैटरी कनेक्टेड है तो बैटरी के अंदर सॉल्यूशन होगा नहीं होगा, तो क्या इलेक्ट्रॉन उसमें से ट्रेवल नहीं होगा? होगा। इलेक्ट्रॉन उसमें से ट्रेवल होगा तो क्या वहां कोलिजन नहीं होगा? तो बैटरी के इनसाइड में जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है तो उस केस में जो रेजिस्टेंस होता है उसको क्या नेम देते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। और उसको कहा या तो बैटरी के नीचे ड्रॉ होगा या इसी के नियरेस्ट ऐसे स्मॉल सा रेजिस्टेंस बना होगा जिसको स्मॉल आर नाम देते हैं। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के इनसाइड में जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वहां पे जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है उसी को क्या नाम देते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, अब बात करें ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। दो होता है, एक तो होता है आप कभी कभी लिखते हो बैटरी के यहाँ ईएमएफ लिख देते हो, एक होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होते हैं दोनों? दोनों सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। ईएमएफ की बात करें तो ईएमएफ में टोटल भाई है, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। अब वर्क डन कहाँ करें, इस इलेक्ट्रॉन को कोई भी चार्ज है उसको मैं पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि एनोड से टोटल मूव करते हुए एनोड पे ले आऊं, दैट इज कैथोड तक आएगा, फिर इंटरनल में भी मूव करेगा। तो उस केस में यानी कि टोटल वर्क डन यानी कि एनोड टू एनोड या कैथोड टू कैथोड, उसमें इनसाइड भी आ गया, फिर वो तो होता है ईएमएफ। और टर्मिनल पोटेंशियल की बात करें तो कैथोड टू एनोड, इसका मतलब इंटरनल यूज नहीं हुआ, केवल कहां हुआ है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल पे ही वर्क डन हुआ, वो होता है टर्मिनल पोटेंशियल। एक्सटर्नल एक्सटर्नल क्या होगा, टर्मिनल। और जैसा बैटरी भी इंक्लूड हो जाए वर्क डन में, मतलब इनसाइड में भी चार्ज मूव हुआ है, टोटल वर्क डन की बात होगी तो वो होगा ईएमएफ। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? अब इसी से रिलेटेड एक सेल इक्वेशन आती है अपने पास। सेल इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि सेल इक्वेशन, सेल इक्वेशन क्यों बता रहा हूं, क्योंकि उसमें कुछ फॉर्मूले आएंगे जो अपने कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी में भी यूज होंगे। क्या मैं डेरिवेशन नहीं करूंगा बैटरी का अभी, तो वो काम नहीं आएंगे, लेकिन आते हैं काम, डेरिवेशन करना चाहो। सेल इक्वेशंस के लिए या तो सेल इक्वेशन नेम दो या रिलेशन बिटवीन ई वी एंड स्मॉल आर, ये है टर्मिनल पोटेंशियल एंड स्मॉल आर, उससे इंटरनल रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला फाइंड होता है एक, जो कभी कभी डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। ये बैटरी है, इसके पास मैंने ये ड्रॉ कर दिया, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये कैपिटल रेजिस्टेंस। एनी डाउट? अब बात करूं मैं तो यहाँ पे तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो क्या होगा इस वाले केस में तो होगा, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो भी, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे भी तो होगा। तो ये बैटरी के अक्रॉस, भाई रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे भी तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसको मैं मान लेता हूँ वी डैश, और ये बैटरी का ईएमएफ। तो मैंने अभी भी बोला था ईएमएफ तो टोटल यानी कि वी प्लस ये भी होगा, और इंटरनल वाले के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो भी होगा। होगा नहीं होगा? ये होगा तो अब देखो ईएमएफ ये होगा आई आर, ये होगा आई आर, तो यहां से आई कॉमन ले लिया तो आई का एक फॉर्मूला ध्यान रखना, ई अपॉन आर प्लस आर, दैट इज ये तो नेट ईएमएफ हो गया टोटल,
अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। सर्किट में दो थे, दोनों का सम आया, और ज्यादा होते तो उनका भी सम आता। एक तो ये हो गया करंट का फॉर्मूला। सेकंड बात करें इसी को, E इक्वल टू वी प्लस वी डैश, तो V इक्वल टू कितना हो गया, E माइनस वी डैश, यहाँ पे E माइनस आई आर, हुआ नहीं हुआ। ये भी टर्मिनल पोटेंशियल, जब ईएमएफ की बात होगी तो ये फॉर्मूला भी अपन बार बार यूज लेंगे, V इक्वल टू E माइनस आई आर। थर्ड फॉर्मूला जो इंटरनल रेजिस्टेंस का है, वापस यही था, यहां से इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि अब वी डेज को लो और E माइनस वी, इसको अपन लिखेंगे आई आर, ये होगा E माइनस वी, ये R इक्वल टू E माइनस वी अपॉन आई, इसको I इक्वल टू कितना होता है V बाई आर, तो ये इधर होगा E माइनस वी अपॉन वी इंटू आर। ये इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ये टर्मिनल पोटेंशियल का फॉर्मूला, ये करंट का फॉर्मूला। ये तीनों फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आगे के टॉपिक के लिए। जैसे अब बात करूं कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल, पहले सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस है वो तो बता दो। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, क्या सेल और बैटरी सेम है? हाँ, ध्यान रखना, सेल पहले एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं? सेल या बैटरी किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं? मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल, केमिकल को इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिकल को इलेक्ट्रिकल, या सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल, केमिकल को इलेक्ट्रिकल, क्योंकि वो अंदर रिएक्शन होती है और वो रिएक्शंस के थ्रू चार्ज फ्लो होते हैं और करंट प्रोड्यूस। तो ध्यान रखना, सेल किसको किसमें? केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। और सेल, सेल का मतलब तो ये जो ड्रॉ करते थे ये सेल था, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल ये हो जाएगी बैटरी, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है। अपन तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की बात करेंगे, तो इनको हटा दूं या चलो नीचे लिख देता हूं, इधर लिखता हूं। टॉपिक कैसे हुआ, अभी तो आधा ही चैप्टर हुआ है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की बात करेंगे तो फर्स्ट सीरीज और सेकंड पैरेलल, ठीक है। सीरीज का मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये दूसरा सेल है, इनका रेजिस्टेंस चलो इंटरनल नीचे बना दूंगा, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? इफ फर्स्ट सेल नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेकंड सेल, ठीक है, ये E1 E2 R1 एंड R2 ये R, ठीक। यही सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, पॉजिटिव नेगेटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव पॉजिटिव, इस टाइप का कॉम्बिनेशन हो तो उसको क्या नेम देंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इससे टोटल निकालने तो नेट ईएमएफ कितना होगा? अब मैं डायरेक्ट लिखा हूं ना, पूरा डेरिवेशन नहीं कर रहा। सीरीज कॉम्बिनेशन में ई नेट कितना आता है, इनका डायरेक्टली सम कर दो, जितने भी ईएमएफ कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है, उन सबका ईएमएफ का सम ही नेट ईएमएफ होगा। आर नेट की बात करोगे तो कितना? सीरीज कॉम्बिनेशन ही तो है बेसिकली, तो सीरीज में तो जितने भी हैं उन सबका सम, यहाँ 2 ही थे इसलिए 2 का सम। और करंट फाइंड करोगे तो ई नेट अपॉन आर प्लस आर नेट, यही आएगा, क्योंकि ये तो सीरीज में ही सही दोनों के साथ। तो यहां से अब इनकी वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी ऐसे निकालोगे, इसकी ऐसे निकालोगे। एन सेल कनेक्टेड हो, मान लो सेम ईएमएफ के, सेम ईएमएफ के एन सेल कनेक्टेड हैं, तो उनका ईएमएफ कितना? इनके सबके इंटरनल रेजिस्टेंस भी होंगे ना, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका डेल जेड डेस, तो ये ई कितने टाइम्स है? एन टाइम्स। ऐसे ही आर 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 कितने टाइम्स, और ये हो गया कितना? एक्सटर्नल। तो ईएमएफ कितना? नेट ईएमएफ कितना आ जाएगा? ई नेट ये हो जाएगा एन ई, यही होगा ना। आर नेट भी कितना आ जाएगा? एन आर। तो आई कितना आ जाएगा?
एन अपॉन आर प्लस एन आर। तो इस केस के अंदर केस, ये केस होता है, और इसके अंदर केस की बात करें तो ये फर्स्ट इफ क्या कैपिटल आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कंपेयर टू स्मॉल आर, तो इसको नेग्लेक्ट कर दें। तो ध्यान रखना ये आई कितनी आएगी, एन टाइम्स हो रही है। तो ये करंट क्या होती है सीरीज कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम और कब फाइंड होती है ये पूछा जाता है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन if we find the maximum current R is very very greater than small r nr या लेस देन नन ऑफ द अबव या कोई अदर कंडीशन देगा। तो ध्यान रखना सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम ईएमएफ और सेम इंटरनल रेजिस्टेंस के एन सेल कनेक्टेड है, तो मैक्सिमम करंट कब होगी, जब इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो। ठीक है, तभी तो अपन जब भी सर्किट बनाते थे, कोई बैटरी या सेल कनेक्ट करते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस को यूज लेते हो, नहीं लेते, क्योंकि वो लोगे तो फिर करंट डिक्रीज होगी भाई। ठीक है, इसलिए उसको अपन जनरली लेते ही नहीं। अब एक क्वेश्चन ये होता है, यहाँ पे एक तो ये था, और दूसरे वाले में लोगे तो ई बाई आर ही आएगी, इसका बी पार्ट ले लोगे, ये ग्रेटर होगा तो ई बाई आर आ जाएगी, उससे तो ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। मेन जो केस नंबर 2 है, आप बैटरी को चार्ज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, चार्ज, यानी कि बैटरी को चार्ज करने का मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। कहीं आ जाए ऐसा कुछ लैंग्वेज में कि बैटरी इज चार्ज बाई पोटेंशियल जो भी दे वो, तो उस केस में नेट ईएमएफ क्या होगा, आपने कनेक्ट तो वैसा का वैसा ही किया, तो सीरीज ही कॉम्बिनेशन है होने में दो, तो फिर नेट ईएमएफ क्या होगा, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 या R2, ये E1 ये E2 ये R1 R2 और ये R कैपिटल R, क्या होगा ई नेट, क्या भी ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। ध्यान रखना, या जो भी हो E2 माइनस E1, मैं मान लेता हूँ E2 इज ग्रेटर देन E1, भाई जिसका भी ज्यादा ईएमएफ होगा उससे करंट फ्लो होगा, तो फिर वहां पे क्या लेते हैं, सम होता है नो डाउट, पर जब सेम टर्मिनल कनेक्टेड हो तो लार्ज वाले में से, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, आर नेट, वो तो सम ही होगा, ध्यान रखना इंटरनल रेजिस्टेंस तो सम ही होगा, बट ईएमएफ लार्ज वाले में से स्मॉल वाले को माइनस करना होगा। ठीक है, कोई डाउट। अब नेट वो जो आगे की चीजें हो तो निकाल ही सकते हो, करंट लेना है तो नेट अपॉन आर नेट वगैरह। बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये तो सीरीज वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। पैरेलल सेकंड, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल में पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसका इंटरनल यही बना दो, इसमें ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये इंटरनल, ये आर ये E1 E2 R1 एंड R2। मार्कर भी बहुत मोटा चल रहा है। ठीक है, क्या होगा इस वाले केस में, ईएमएफ कितना आएगा, पता ई नेट की बात करोगे तो 1 बाई आना चाहिए, नहीं आता है, लेकिन ध्यान रखना क्या आता है, ई नेट जो फाइंड करोगे, वैसे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूं एक बार, तो वो तो आएगा E1 R2 E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, इसका डेरिवेशन करते हैं तो, और आर नेट जो फाइंड होगा वो फाइंड होगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये तो इसका मतलब कितना हो गया, इधर दिख रहा है ना, ठीक है, इसको तो क्या लिख सकते हैं, आर नेट जब ज्यादा सेल कनेक्टेड हो तो 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन R1 R2 डैश डैश डैश, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो वही है। इसको कैसे फाइंड करोगे ये इंपॉर्टेंट है। मोर देन 2 सेल, भाई 2 सेल कनेक्टेड है तो ये फॉर्मूला हो गया, लेकिन मोर देन 2 सेल कनेक्टेड है तो फिर ईएमएफ कैसे फाइंड करोगे, तो उसके लिए ध्यान रखना बेटा, ये होता है ई नेट आर नेट का रेशियो होता है, तो फिर आर नेट को इधर डिवाइड कर देते हैं, और ये आएगा क्या, जैसे E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3, यानी कि E3 अपॉन R3 प्लस EN अपॉन RN। इससे वैल्यू आएगी, आर नेट की अलग वैल्यू निकाल के इधर मल्टीप्लाई कर दोगे लास्ट में, तो क्या आता है ई नेट। ठीक है,
करंट निकालोगे तो नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। अब इसी की मैं बात करूं, इधर वाला जाने दूं, इसका एक केस लेंगे। केस क्या, सेम ईएमएफ और सेम इंटरनल रेजिस्टेंस के कुछ बैटरी कनेक्टेड है तो क्या होगा, सेम ईएमएफ और सेम इंटरनल रेजिस्टेंस। वो इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि वो केस एक काम आ जाता है, उसी का केस। ठीक है, केस क्या, सेम ईएमएफ और सेम इंटरनल रेजिस्टेंस के एन सेल किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये एन सेल है और सबका ईएमएफ कितना है, ये ई, ये एन टाइम्स है, आर आर ये भी एन टाइम्स। तो मेरे को ये बताओ नेट ईएमएफ कितना आएगा, एन इंटू ई बाई आर। कंफर्म, सोच लो, ऑनलाइन वाले भी आंसर दे दो। एन इंटू ए, केवल ये आएगा। ध्यान रखना, सेम ईएमएफ और सेम इंटरनल रेजिस्टेंस के सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं तो उनका नेट ईएमएफ सिंगल सेल की तरह बिहेव करता है, यानी कितने सारे सेल लगाने से कोई मतलब नहीं है। क्यों, मैं रीजन देता हूं। मान लो इसी से सोल्व कर देता हूँ, ज्यादा नहीं ले रहा, 2 ही सेल है, दोनों का ईएमएफ कितना है, सेम। वो तो 2 में आएगा तो फिर दूसरे में भी वही केस आएगा। यहाँ पे एन लेंगे उससे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ही ले लो। सेम ईएमएफ है तो ई आर प्लस ई आर अपॉन आर प्लस आर कितना हो जाएगा, 2 ई आर अपॉन 2 आर कितना आया भाई, 2 सेल कनेक्टेड है तो नेट ईएमएफ कितना आ रहा है, ई। ऐसे एन सेल कनेक्टेड होंगे तब भी कितना आता है, ई। तो सेल क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम ईएमएफ सेम इंटरनल के कनेक्टेड हैं तो ईएमएफ नेट ईएमएफ सिंगल सेल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, किसी तरह बिहेव करेगा, सिंगल सेल। और रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस तो आपको पता है ही सही, 1/r। तो ये कितना हो गया, n बाई आर, या आर नेट है, काट मत देना नहीं तो काट दोगे इधर से इधर तो काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, आर नेट ये निकाल लोगे, करंट निकालोगे, मेन कॉन्सेप्ट ये बताना था मेरे को। इसके बाद मेन तो वो भी करंट आई इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी, ई एम एफ, ई नेट तो इतना ही है, ये आर प्लस आर अपॉन एन। अब यहाँ पे कब मैक्सिमम होगी, ध्यान रखना, पैरेलल में पहला केस वही केस लेते हैं, इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर अपॉन एन, तो ये नेगलेक्ट होगा तो ये कितना आएगा, ये केवल ई बाई आर आएगा, नहीं आएगा। लेकिन सेकेंड केस, यहाँ पे इसको नेगलेक्ट करने की जगह मैंने अब इसमें कैपिटल आर को नेगलेक्ट किया, किसको, तो फिर आई कितना आएगा, एन ई बाई आर, आ रहा ही नहीं आ रहा। तो पैरेलल में मैक्सिमम कब होती है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करता है, और सीरीज में मैक्सिमम कब होती है, इंटरनल को नेगलेक्ट करते हैं। तो ध्यान रखना दोनों में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ पे, क्योंकि ये कि मैं सीरीज कॉम्बिनेशन में तो इफ वी नेगलेक्ट द इंटरनल रेजिस्टेंस देन मैक्सिमम करंट, एंड पैरेलल में इफ वी नेगलेक्ट द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देन वी फाइंड द मैक्सिमम करंट। ठीक है, कोई डाउट। इसके बाद आते हैं अपने केवीएल या केसीएल। अब केवीएल केसीएल पे अभी न्यूमेरिकल दो, खैर ऑब्जेक्टिव पेपर है फिर भी, लेकिन केवीएल केसीएल के मैं अभी सॉल्व नहीं करवा सकता, केवल हिंट दे सकता हूँ कि हाँ न्यूमेरिकल तो हो सकते हैं ना केवीएल, लेकिन वो इतने टफ वाले नहीं होंगे। पहले तो क्या होता था, पूरा सर्किट डायग्राम होता था, उसमें हमको केवीएल लगाना होता था, अलग अलग के लिए अलग अलग लगाते थे। भाई केवीएल केसीएल की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, पूरी एक मैकेनिज्म होगी, और उस मैकेनिज्म में क्या करेंगे भाई, किरचॉफ लॉ, मैं टॉपिक तो डाल देता हूँ। किरचॉफ्स लॉ, कितने लॉ होते हैं किरचॉफ्स के, एक तो केसीएल, केसीएल का मतलब किरचॉफ करंट लॉ, और सेकंड होगा केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ।
इसी का अदर नेम की बात करेंगे तो ये होता है जंक्शन लो, ये होता है लूप लो। ये किस पे बेस्ड होता है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना केवल अभी तो, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। और ये किस पे बेस्ड होगा, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक चीज तो ये ध्यान रखना। और इसका मतलब होता है एट जंक्शन, कहां पे, एट जंक्शन पॉइंट सम ऑफ टोटल करंट इज, यानी कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इसमें तो ये होता है फॉर अ लूप, किसके लिए, ये लूप पे काम करता है, फॉर अ लूप। लूप वाले केस में क्या होगा, टोटल सम ऑफ पोटेंशियल इज जीरो। पोटेंशियल ड्रॉप लोगे किसी सर्किट में, जैसे यहाँ पे, अब वो इतना डायग्राम ड्रॉ करेंगे पूरा हो जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें क्या करना होता है, पहले आपको डायरेक्शन लेनी होती है। भाई आपको तो डायरेक्ट करवाए होंगे, डायरेक्ट करवाने का मतलब आपकी जो क्वेश्चन करवाएंगे वो किस बेस पे करवाए होंगे, इधर यहाँ का पोटेंशियल जीरो ले लिया, यहाँ का बैटरी से कनेक्टेड है वो लिया, उसके बीच में जो भी रेजिस्टेंस है उससे किया, तो आता है तो उसी से कर देना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है। सब्जेक्टिव होता है तो मैं इसका पूरा मेथड बता दूं। मेथड का मतलब उसमें फिर आपको करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसके साइन डिसाइड करने पड़ते हैं, फिर आपको के या तो क्लॉक लेना होता है या एंटी क्लॉकवाइज लेना होता है, फिर वो पूरा सोल्व करते हैं। फिर वो इक्वेशन जनरेट होती है आई और वी में, फिर जैसे एक्स वाई में इक्वेशन होती है वैसे इक्वेशन फिर वो सोल्व करनी होती है और आंसर लाना होगा। अभी केवल इतना ध्यान रखें। फिर इसके बाद बात करें तो व्हीट स्टोन ब्रिज, क्या होता है व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज। अब व्हीट स्टोन ब्रिज का मतलब हो गया ऐसे, इफ फोर रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन दी फॉर्म ऑफ पैरेलल, यहाँ पे तो की लगाएंगे और की के साथ गैल्वेनोमीटर। ये पी क्यू आर एस, ठीक है, ये की है, ऐसे लगा दो। देखो यहाँ पे वैसे अब सिंपल बात करेंगे, पूरे प्रिंसिपल वगैरह की पूरी बात नहीं करेंगे। उसमें क्या आ जाएगा अपने पास, पी क्यू आर एस की लोगे तो प्रिंसिपल क्या होता है इसमें, प्रिंसिपल क्या होता है बेटा, देखो आपने तो डायरेक्ट पढ़ा होगा पी बाई क्यू इक्व टू आर बाई एस, यही मेन है। ये मेन कब है, लेकिन इस कंडीशन में यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम, वीबी इक्व टू वीडी। देन या तो ये कंडीशन लगा के ये लिखो, या ये सेम है तो ये होने का मतलब इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो, यदि ये कॉम्बिनेशन सेम है इसका मतलब यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो गया, और ये पोटेंशियल सेम हो गया तो क्या बीडी ब्रांच में करंट फ्लो होगी, हाँ इन बीडी इसमें करंट कितनी होगी, जीरो। तो आप इसको रिमूव कर सकते हो, करंट ही फ्लो नहीं हो रही तो इसको क्या कर सकते हैं अपन, रिमूव कर सकते हैं। तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, रिमूव, ठीक है। मेन प्रिंसिपल ये है, यहां से ये आर वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, एस अननोन रेजिस्टेंस होता है, इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक। इसी के साथ मीटर ब्रिज, ये व्हीट स्टोन ब्रिज था, इसी के साथ मीटर ब्रिज। और मीटर ब्रिज आपने वैसे 1 मीटर का वायर होता है जिसको फिक्स करते हैं, प्रैक्टिकल लैब में देखा भी होगा। उसको कहाँ फिक्स करते हैं, ऐसे एल शेप में कोई लूप लेके चलते हैं, दिख रहा है यहां तक, दिख रहा है। वी टेक 2 एल शेप कॉपर प्लेट्स और इनके बीच में पोटेंशियोमीटर वायर कनेक्टेड होता है, ठीक है। यहाँ पे वी टेक आई स्ट्रेट कॉपर प्लेट्स बिटवीन ए, इसको बी ले लो, इसको चलो एसी फॉर्म में ले लेते हैं, ए ये सी और ये बी, ए और सी के बीच में पोटेंशियोमीटर वायर कनेक्टेड है, यही डायग्राम इससे फिट होता है ना। ए और बी, बी के बीच में कौन कनेक्टेड है, बी
वहां लिया डी ले लो इसको, ये डी, ए और डी के बीच में कौन कनेक्टेड है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्टेड है। फिर ये अननोन रेजिस्टेंस डी और सी के बीच में है, और यहाँ कनेक्ट होती है अपने पास जो कि गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर का एक एंड कनेक्टेड होता है किससे, जोकी से। जोकी क्या होती है, एक ऐसे साथ, वहां देखोगे तो वहां तो इतना बड़ा सिलेंड्रिकल बॉक्स रखा होगा, ऐसे शार्प कॉर्नर होता है उसमें, ये वायर है, इस वायर से ऐसे टच होके चलता है, ये बिल्कुल माइनर सा पॉइंट टच होके चलता है, जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होगा वहीं रुक जाएंगे, यानी कि वो एक बैलेंस पॉइंट, इस साइड का और इस साइड का पोटेंशियल ड्रॉप सेम हो गया, इसलिए उसमें करंट बिल्कुल डिफ्लेक्शन कैसा आया, 0। तो ये पूरा 1 मीटर का वायर होता है, 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, ये एल है, तो ये कितना हो जाएगी 100 माइनस एल, यही होगी। तो यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस, जब रेजिस्टेंस दिए हो तो कैसे, एस इक्वल टू यहाँ से फाइंड कर लोगे, लेकिन यहाँ पे लेंथ की बात हो तो ध्यान रखना, ये P होता है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और इसको Q लेके चलते हैं 100 माइनस एल, तो कितना हो गया P बाई क्यू इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल। P बाई क्यू किसके इक्वल है, R बाई एस के, तो यहाँ रख दोगे R बाई एस, तो ये कितना हो जाएगा L अपॉन 100 माइनस एल, तो S का फॉर्मूला हो जाएगा 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। ये अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने का सेकंड फॉर्मूला है। ये तो था जब रेजिस्टेंस गिवन हो, जब लेंथ वगैरह गिवन हो तो फिर इससे फाइंड करोगे। इसके बाद बात करते हैं पोटेंशियोमीटर। ये ऑपरेटर्स दिए हुए हैं अपने पास बेसिक, इनकी बात करें तो अब किसकी बात करेंगे, पोटेंशियोमीटर। क्या करता है पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। फिर वोल्ट मीटर क्या करता है, क्या दोनों सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट है, तो फिर डिफरेंट है तो क्या, नेक्स्ट है पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर। ठीक है, ये मेजर किसको करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। पोटेंशियल वोल्ट मीटर भी पोटेंशियल को मेजर करता है। दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है, ये आइडियल डिवाइस है। आइडियल का मतलब सर्किट की करंट को यूज नहीं लेता, फिर भी रीडिंग, यानी सेंसिबल डिवाइस है, करंट फ्लो ही सेंस करके रीडिंग दे देता है। वोल्ट मीटर करंट लेता है सर्किट से, आफ्टर दैट रीडिंग देता है, यानी कि कुछ अमाउंट को लॉस करता है, करंट का कुछ अमाउंट लॉस करेगा, और ये कोई लॉस नहीं करता, सेंस करता है और रीडिंग शो करता है। ठीक है, यहाँ पे बात करें पोटेंशियोमीटर, इसमें मैकेनिज्म ऐसे 10 मीटर तक वायर ले सकते हैं। कितना वायर ले सकते हैं, 10 मीटर, वहां 1 मीटर था, इसमें ऐसे कनेक्टेड होगा ये। अब जितने भी ले, मैं ज्यादा लूप तो ड्रॉ नहीं कर रहा, यहाँ से ये मान लो और ज्यादा चला गया, ठीक है, यहाँ ऐसे कनेक्टेड होंगे ये, फिर ये नॉन रेजिस्टेंस, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये बैटरी यहाँ पे, कि आमीटर भी लगाना चाहो तो लगा दो, या रहने दो चलो, नहीं तो बहुत सारे कहते हैं पोटेंशियोमीटर में आमीटर क्या काम, कोई पोटेंशियल तो मेजर कर ही सकता है। ये गैल्वेनोमीटर, ये जो कि यहाँ पे इसके लेंथ मेजर करने के लिए स्केल लगा देते हैं। लेंथ कैसे भाई, स्ट्रेट लेते 10 मीटर बहुत लोगों हो जाती, तो उन्होंने एन नंबर ऑफ लूप्स में ले लिया, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, यानी कि यहाँ तक तो हो गया 100 सेंटीमीटर, फिर ये हो गया यहाँ तक 200, यहाँ तक हो गया 300, ऐसे करके अप्रोक्सीमेटली जितना भी लेना आपको 10 मीटर मैक्सिमम होता है, वहां तक अपन इसमें ले सकते हैं। इसकी बात करें तो ये किस प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है, क्या होता है, उसकी पूरी बात नहीं करेंगे, लास्ट में इसमें प्रिंसिपल जो आता है वी, वैसे डायरेक्ट वी इक्वल टू आई आर होता है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ये होता है। तो यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट है बेटा, देखो
रजिस्टिविटी कांस्टेंट, क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट, तो उसमें फ्लो होने वाली करंट भी कांस्टेंट, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, होगा नहीं होगा। यहाँ पे इसको रिमूव करते हैं तो आता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, या तो K लो या X लो, बहुत सी बुक्स में K, कोई में X है, तो X इक्वल टू कितना हो गया, V बाई L। ये क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। इसी की 2 एप्लीकेशंस होती है, एक तो होगी क्या इसकी एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस की बात करोगे, फर्स्ट कंपेयर ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल, कंपेयर ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल्स, तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ क्योंकि सेकंड चैप्टर का क्या हिंट दूंगा, लेकिन E1 अपॉन E2 तो L1 अपॉन L2, ये इसका फॉर्मूला आता है कंपेयर ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल में। वही पूरी मैकेनिक्स तो वही होती है, नीचे स्टार्टिंग करते हैं पूरा, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L आएगा, XL आता है, E2 XL2 आता है, X कट जाएगा, डिवाइड करोगे ये आ जाएगा। सेकेंड एप्लीकेशन होती है फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस, क्या फाइंड करोगे, फाइंड आउट द इंटरनल, यानी कि स्मॉल r लिख देता हूं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, R ऑफ द सेल, तो क्या फॉर्मूला आएगा स्मॉल r का, देखो आता हूं इससे, मैं अभी डायरेक्ट लिखूं उससे पहले आपको बता दूं, ईएमएफ इक्वल टू तो होगा XL1, V होगा XL2, और V इक्वल टू E माइनस IR, यही पढ़ा था अपन ने, तो R इक्वल टू, वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूं मैं, R इक्वल टू अभी अभी लिखा था मैंने, क्या आता है, E माइनस V अपॉन V इंटू R, यहां से इनकी वैल्यू पुट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। जब पोटेंशियल वगैरह गिवन हो तो ये फॉर्मूला काम लेते हैं, लेंथ वगैरह गिवन हो और इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा हो तो फिर ये वाला फॉर्मूला काम लोगे, L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R, ठीक है। यहाँ पे आगे चैप्टर कंप्लीट, करंट वाला तो कंप्लीट, चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, लो फटाफट फोटो फिर आगे बढ़ेंगे, थोड़ा बहुत जितना भी हो जाए हिंट दे देता हूँ, पूरा तो नहीं हो पाएगा। केमिस्ट्री से तो डबल मेक किया, मैथ में कितने हुए चैप्टर, वैसे आज मैथ भी तो खत्म हो गई, मैथ में कितने हो गए, सारे कंप्लीट हो गए, वाह, तो कम हो सिलेबस हो गया यार, वहां सिलेबस थोड़ा कम होगा, मैथ फास्ट थे, मैथ में कम होगा, इतना सारा पढ़ते पढ़ते कब तक खत्म होगा, मैं एक तो ऊपर ऊपर ही उड़ाऊं तो जो पढ़ रहे हैं वो भी समझ में नहीं आए तो फिर क्या फायदा, इससे बढ़िया है कि कम हो, सफिशिएंट, अपन भी रुक तो नहीं है, रेगुलर बढ़ ही रहे, लेकिन ऐसा तो है नहीं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक एक महीने तक चैप्टर चलते हैं उसको अपन आधे घंटे में खत्म कर दे, फिर भी कर दिए, 3 हो गए, 3 ये चैप्टर वैसे देखा जाए तो 2.5 से 3 महीने के चैप्टर है, मेन क्लास की बात करें तो। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म नेक्स्ट चैप्टर है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, एक होता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, वो तो इसके बाद वाला चैप्टर है, जिसमें से उसकी बात करें तो 15 मिनट का चैप्टर है, क्योंकि उसमें से अधिकतर पोर्शन डिलीट में है, लेकिन पहले ये पढ़ना पड़ेगा, ये मेन है। सबसे पहले बात करें, चार्ज फ्लो करेगा तो उसके सराउंडेड मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, ठीक है, यही होगा, करंट फ्लो हो रही है, एक्स्ट्रा क्लास नहीं लगेगी, आप एडमिशन उसमें ले लेते, ब्रिक्स वाले बेच में भाई, क्लास चलती है वो एक अलग चीज हो जाती है, करें क्या, लेकिन सबके साथ प्रॉब्लम है। चलो अभी तो इस पे ध्यान देते हैं, जो चल रहा है उसकी बात करते हैं। करंट फ्लो होती है तो इसके सराउंडेड क्या भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले साइंटिस्ट जो बताने वाले थे वो अरेस्टेड थे, उनकी एक कहानी थी, उसकी कोई बात नहीं करेंगे अभी, सीधा आएंगे अपन बायोट साइड, बस इतना सा ध्यान रखना, स्टार्टिंग किसने की इसकी, अरेस्टेड ने, फिर उसकी कैलकुलेशन नहीं की थी उन्होंने, केवल करंट की डायरेक्शन देखी थी, करंट फ्लो इधर हो रही है, कंपास नीडल इधर डिफ्लेक्ट हो रही है, इधर हो रही है, इधर डिफ्लेक्ट हो रही है, ऊपर जा रही है, किधर डिफ्लेक्ट, तो स्नो रूल काम आता है वहां पे, स्नो रूल करंट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए।
उसके बाद अपने 12th बेस की बात करें तो मेन कौन, बायोट सावर्ट लॉ, कौन, बायोट सावर्ट लॉ। यहाँ पे आके काम स्टार्ट होता है। ये कोई भी कंडक्टर जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है, इसमें एक पार्ट लिया आपने, ये डीएल, इससे कहीं परपेंडिकुलर भी ले सकते हैं, इसके अलोंग भी ले सकते हैं, लेकिन जब भी डेरिवेशन करते हैं कहाँ, थीटा डिस्टेंस पे आर, मतलब थीटा एंगल पे आर डिस्टेंस पे कोई पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो इन्होंने क्या फॉर्मूला दिया था, वो इस सब देखा था कि डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, करंट ज्यादा होगा तो इसके सराउंडेड मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, डी बी डीएल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डी बी आर डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितनी दूर जाओगे कम होगा, डी बी वी साइन थीटा के डायरेक्टली, मतलब डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, मतलब इसके जो कंपोनेंट आएगा वर्टिकल वाला उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। इनको कंबाइन कर दोगे तो डी बी आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। इसको रिमूव करते हो तो वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आता है बायोट सावर्ट लॉ का फॉर्मूला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। म्यू नॉट क्या है यहाँ पे, परमिएबिलिटी, परमिटिविटी तो एप्सिलॉन नॉट होता है, ये परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर होती है। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है या स्केलर, वेक्टर फॉर्म है, तो वेक्टर है तो फिर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, यहाँ साइन थीटा है तो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, आई तो स्केलर है तो फिर आर से ऊपर नीचे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वेक्टर फॉर्म क्या आ जाती है बेटा, डीबी इक्वल्स टू, ये तो कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, ये होगा डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, क्योंकि आर कैप लोगे तो आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, तो ये आर तो इसके साथ चला गया। और अब यहां ध्यान दो, ये बात करूं मैं लूप, अलोंग टू लूप फाइंड करोगे मैग्नेटिक फील्ड तो कितना आएगा, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो, अलोंग टू वायर या जो भी कंडक्टर लो, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो ध्यान रखना कभी भी इस कंडक्टर के अलोंग ही कोई न्यूमेरिकल वगैरह में हो, अभी नहीं कर सकते न्यूमेरिकल, नहीं तो बहुत सारे न्यूमेरिकल होते हैं कि इसी के अलोंग फाइंड करना होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। और मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा 90 होगा। ये तो बायोट सावर्ट लॉ था। अब इस बायोट सावर्ट लॉ की कितनी एप्लीकेशंस, इनकी जो एप्लीकेशंस है उनकी बात करते हैं, कितनी है अपने पास, तो 3 एप्लीकेशंस की बात करेंगे, होती तो बहुत सारी होती है, बोर्ड में कितनी है, केवल 3। फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, सबसे पहले बात करें सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, अभी केवल फॉर्मूले लिखूंगा मैं, करंट कैरिंग लूप, और वो भी कहां पे, एट सेंटर, कोई भी सर्कुलर लूप है ये, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, यहाँ डीएल पार्ट लेंगे, डीबी की बात करेंगे, इसकी डिस्टेंस आर ले लो या स्मॉल आर ले लो, यहाँ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना, तो कितना आएगा मैग्नेटिक फील्ड, बोलो, बी सेंटर, सेंटर पे कितना, म्यू नॉट, बोलो, आई ना, इतना थोड़ी होता बेटा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, या तो n लूप्स हो इसके, ऐसे बहुत सारे लूप्स हो तो फिर फॉर्मूला हो जाता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। इसकी डायरेक्शन की बात करोगे तो किससे दोगे, राइट हैंड थंब रूल से, यहां से ये तो ये आउटवर्ड, तो वेक्टर फॉर्म में लोगे तो यहाँ क्या लगा दोगे, डॉट, आउटवर्ड के लिए डॉट, तो ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। कब, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो तो। सेकंड होता है यही सब कुछ, यहां तक तो वही है, केवल चेंज क्या होगा, सेंटर की जगह एक्सिस, कोई भी ये सर्कुलर रिंग है, इसकी एक्सिस कहाँ होगी, जो सेंटर से पास हो रही होगी, इस एक्सिस पे कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे तो वो कितना होगा, तो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना बेटा, बोलो,
म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये इसका फॉर्मूला होता है। भाई ज्यादा बात नहीं कर सकते अभी, तो उतनी जितनी कर सकते हैं उतनी कर रहे हैं। और थर्ड किसका, इनफिनिट वायर। पहले फाइनाइट वायर लेके चलता हूं, कोई भी कंडक्ट करंट कैरिंग फाइनाइट वायर है, फाइनाइट वायर, उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो कितना होगा। फाइनाइट की बात करेंगे तो म्यू नॉट अपॉन, दिख रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर साइन फाइव वन प्लस, थीटा ले लो, आप थीटा लेना चाहो तो साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू। इसी को आप इन्फिनिट में कन्वर्ट कर दोगे, किसमें, तो ये दोनों एंगल कितने हो जाते हैं 90 90, तो ये कट हो जाते हैं, तो फिर बी की वैल्यू कितनी हो जाती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। एक एंड इन्फिनिट हो इसमें, ये तो दोनों एंड इन्फिनिट हो गए, केवल वन एंड इन्फिनिट हो और वन कांस्टेंट हो, इसी में वन एंड ऑफ इन्फिनिट और एक कांस्टेंट हो, मतलब यहां से ये वायर ऐसे था फाइनाइट, ये वाला पॉइंट तो यही है, तो ये वाला एंड तो इन्फिनिट हो गया, ये फिक्स है। तो फिर फॉर्मूला क्या आएगा उस केस में, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस चेंज नहीं हुई। ये आर ध्यान रखना, स्मॉल आर ले लो, ये तो कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ रेडियस कहां से आ गई, रेडियस तो नहीं है। ऐसे एक फॉर्मूला होता है किसके थ्रू, मैग्नेटिक फील्ड किसी सर्कुलर आर्क के थ्रू आपको सेंटर पे फाइंड करनी है। कहां फाइंड करनी है, सेंटर पे। ये करंट फ्लो हो रही है, ये डिस्टेंस है आर, मतलब रेडियस है आर, सर्कुलर आर्क, इसके थ्रू आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो कितना होगा, इसका फॉर्मूला होता है सेंटर पे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, आर का यहाँ तो रेडियस ही एल्फा, एल्फा की वैल्यू आ जाएगी अपने पास कितनी, एल्फा की वैल्यू रेडियन में लेनी है, और एल्फा ये थीटा है, एल्फा कहां से कहां तक होगा, इसके एंड पॉइंट पे जो मीट हो रहे हैं आर के, वो मैग्नेटिक फील्ड लेकर चलते हैं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट। इसके बाद बात करें एम्पियर सर्किटल लो, एसीएल। क्या होता है एम्पियर सर्किटल लो, इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ क्लोज लूप, और उस क्लोज लूप को यहाँ पे क्या नेम देते हैं, एम्पीरियल लूप। उसका फॉर्मूला आता है म्यू नॉट आई, यानी म्यू नॉट समेशन आई होता है, तो टोटल करंट फ्लो इन दी लूप। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो कितनी एप्लीकेशन है, कितनी, 4 एप्लीकेशन है। अभी 3 की बात कर लेते हैं, मेन मेन जो है। एक तो इन्फिनिट वायर वाली है, जो फॉर्मूला ये काम आता है इन्फिनिट में, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। सेकंड होती है सोलेनोइड। अब सोलेनोइड क्या होता है क्या नहीं होता है वो अभी डिस्कस नहीं कर सकते। सोलेनोइड का कहीं फॉर्मूला आ जाए और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो एक्सिस पे उसकी, सोलेनोइड का मतलब ऐसे कोई भी कंडक्टर है उस पे n नंबर ऑफ टर्न्स वाउंड है, तो फिर वो क्या है, सोलेनोइड। तो इसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करोगे कहाँ पे, बी एक्सिस पे, तो कितना होगा म्यू नॉट एन आई या फिर म्यू नॉट एन आई अपॉन एन। ठीक, ऐसे ही इसके एंड पॉइंट पे बात करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड जस्ट कितना हो जाता है, हाफ, एक्सिस का जस्ट हाफ हो जाता है इसके कॉर्नर्स पे। इसके इनसाइड में यूनिफॉर्म होता है, वन एंड नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करता है, अदर एंड साउथ पोल की तरफ बिहेव करता है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट ही एक तरीके से बार मैग्नेट ही है, लेकिन एक करंट के थ्रू बार मैग्नेट जो बनी है उसकी स्टडी होती है। एक होता है टोरॉइड, क्या होगा, टोरॉइड, टोरॉइड में ये सर्कुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला वही, एक्सिस की बात करोगे तो कितना, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर, या तो एन अपॉन 2 पाई आर को स्मॉल एन लिख दो। इसके इनसाइड और आउटसाइड में कितना होता है, जीरो। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड और आउटसाइड कितना होगा, जीरो। तो ये इसकी एप्लीकेशन। इसके बाद सुन लो, लिख नहीं रहा, टाइम खत्म हो गया। इसी चैप्टर में फोर्स ऑन चार्ज भी है, वो होता है क्यू बी साइन थीटा, और उसमें एलो मूव करता है तो जीरो होता है, बट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा चार्ज पार्टिकल तो उसका पाथ हो जाएगा सर्कुलर। सर्कुलर होगा तो फिर उसकी रेडियस, वेलोसिटी, टाइम पीरियड फाइंड करते हैं, जैसे टाइम का फॉर्मूला 2 पाई m/q भी होता है।
ये तो पूरा हो गया। एट एन एंगल थीटा मूव करोगे तो हेलिकल पाथ होगा। टू पैरेलल कंडक्टर्स हैं तो वो भी एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं, म्यू नॉट I1 I2 अपन 2 पाई r। इधर से कंडक्टर प्लेस्ड है तो उसका होता है बिल साइन थीटा। कोई रेक्टेंगुलर लूप प्लेस्ड है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसका होता है टॉर्क अप्लाई होता है बिना साइन थीटा। गैल्वेनोमीटर लास्ट में पढ़ते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, मेजर दी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट या डायरेक्शन ऑफ करंट। फिर उसको चेंज कर सकते हैं अमीटर और वोल्ट मीटर में। अमीटर में चेंज करोगे तो लो रेजिस्टेंस शंट नाम देते हैं, पैरेलल कनेक्ट करना होगा, और वोल्ट मीटर करने में कन्वर्ट करना है तो हाई रेजिस्टेंस कहाँ कनेक्ट करना होगा, सीरीज में, तो वो वोल्ट मीटर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो मतलब चैप्टर तो बहुत बड़ा है, ये कुछ हिंट है तो 4 चैप्टर अपने कंप्लीट हुए हैं। आगे मौका मिला तो इसमें जो भी रिमेनिंग है उनका थोड़ा सा स्टडी करके आगे बढ़ेंगे। ठीक, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। इसी के साथ आज की और फिजिक्स की आगे आने वाली क्लास का विराम। राधे राधे।